अगला सवाल है, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे कार्यकाल से इस्तीफा देकर कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अब 9 तारीख को वो तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी का यह तीसरा कार्यक्रम उनके पहले के 2 कार्यकाल से अलग रहने वाला है, क्योंकि इस बार उन्हें जेडीयू और टीडीपी से तालमेल बैठाकर चलना होगा और बीजेपी के कई मुद्दे, मोदी सरकार के कई फैसले ऐसे हैं जिनमें जेडीयू और टीडीपी इत्तेफाक नहीं रखती। आपको कुछ ऐसे मुद्दों के बारे में जल्दी से बता देता हूं जिन पर एनडीए में मतभेद की आवाज उठ सकती है। आइए जल्दी से उन तमाम मुद्दों का जिक्र कर लेते हैं, उनको देख लेते हैं और उसके बाद इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए वो मुद्दे कौन कौन से जानना बेहद जरूरी है, किन किन मुद्दों पर मतभेद। मुद्दा समान नागरिक संहिता, बीजेपी समर्थन करती है, जेडीयू समीक्षा की जरूरत है ये बात कहती है और टीडीपी कहती है, टीडीपी इसका विरोध करती है। यह सबसे पहला मुद्दा जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से अलग अलग राय सामने आ रही है। अग्निवीर योजना, बीजेपी समर्थन करती है, जेडीयू समीक्षा की मांग करती है, जिसका जिक्र अलकलाबा कर रही थी कि आज केसी त्यागी जेडीयू के नेता, उन्होंने ये बात कही। और टीडीपी न्यूट्रल है, यानी अभी कुछ इस पर उन्होंने कहा नहीं है। मुस्लिम आरक्षण, बीजेपी विरोध करती है, जेडीयू विरोध करती है, टीडीपी की अगर बात करें तो समर्थन करती है। ये तमाम बातें हैं। मुद्दा देश भर में जातीय जनगणना की बात है, बीजेपी न्यूट्रल है और जेडीयू समर्थन करती है, टीडीपी भी समर्थन करती है। ऐसे में विशेष राज्य का दर्जा बीजेपी विरोध करती रही है, जेडीयू डिमांड कर रही है, टीडीपी डिमांड कर रही है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार सरकार, जो गठबंधन की सरकार होगी, वो कैसे चलेगी इन तमाम अंतर विरोधों के बावजूद। जल्दी से अभिज्ञान, पहली प्रतिक्रिया आपसे। ये बड़ा रोड़ा होगा। बहुत जल्दी से बता दूं कि एक जो कोएलिशन का तौर तरीका होता है, बहुत वर्षों से हम लोगों ने देखा है कि सबसे पहले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार किया जाता है जी। अमूमन अगर बीजेपी की पहले की, हम अटल जी के समय की सरकारों को देखें तो उसमें से वो मुद्दे हटा दिए जाते हैं या उनको बैक बर्नर पे डाल दिया जाता है जो बीजेपी के कोर एजेंडे के हो, क्योंकि आप एक कोएलिशन गवर्नमेंट में जी। तो मुझे तो यही उम्मीद है कि इसमें भी, इस केस में भी यही होगा और एक इस तरह का कोई प्रोग्राम बनेगा या कोई कोऑर्डिनेशन के आधार पर कोई तरीका बनेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। अभी तो आपने कुछ अहम मुद्दे गिनाए हैं, इसके अलावा भी बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो एलाइज नहीं टॉलरेट करेंगे। एक बड़ी चुनौती होगी अभिज्ञान बीजेपी के लिए। और मैं दीपक जी आपके पास आऊंगा। आपने और अभिज्ञान जी, आपने भी गठबंधन की सरकारों की बड़ी बड़ी खबरें आप लोगों ने कवर की हैं, ब्रेक की हैं। तो दीपक जी, नीतीश की अगर बात करें, यूसीसी के खिलाफ रहे, 2017 में उन्होंने लेटर भी लिखा था, लेकिन बीजेपी का कोर एजेंडा है। इसके अलावा मुस्लिम आरक्षण की बात करें, आप देखिए पीएम ने भी कहा था, तेलंगाना में उन्होंने कहा था कि अगर आते हैं तो आरक्षण को रद्द करके ओबीसी को देंगे। ये बात आरा में अमित शाह ने भी कही थी, तेलंगाना में प्रधानमंत्री ने कही थी कि मुस्लिमों को जो आरक्षण मिल रहा है उसको, यानी ओबीसी के कोटे का आरक्षण किसी में बंटने नहीं देंगे। तो ये जो विरोधाभास है जेडीयू और टीडीपी के, तो सरकार चलने में बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली है, बड़े रोड़े नहीं होंगे। देखिए रोहित, सबसे पहले तो मैं कह दूं कि अब परिस्थितियां इस तरह की नहीं रही कि कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इन तमाम तीनों दलों के बीच बनेगा। हाँ, ये हो सकता है कि कॉमन सिविल कोड जो है उसको भारतीय जनता पार्टी थोड़े टाइम पे बैक बर्नर पर रख दे। यूसीसी उत्तराखंड में आ गया है, उसके लिए वही काफी है। हाँ, 3 इश्यू होते थे जिसपे बीजेपी और सहयोगी दलों के बीच मतभेद था। सबसे पहले अयोध्या में राम मंदिर, दूसरा जो मुद्दा हुआ करता था वो हुआ करता था धारा 370, और तीसरा कॉमन सिविल कोड। इसमें 2 मुद्दे तो अपनी अंतिम परिणति तक पहुंच चुके हैं। और तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, कोएलिशन में होता क्या है, जैसे आप सरोजनी नगर में सामान खरीदने में बार्गेनिंग करते हैं ना, 100 रुपए का सामान है, वो बोलता है 100 रुपए कीमत, आप बोलते हैं 50 रुपए, फिर आप 70 रुपए तक बार्गेनिंग कर लेते हैं। तो कोएलिशन पॉलिटिक्स भी इसी तरह चलती है। पहले जो है चंद्रबाबू नायडू मांगेंगे 5 बड़े मुद्दे, कुछ पब्लिक में बयान देंगे और 3 मुद्दों पर सेटल कर लेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, देखिए उतनी सहज स्थिति तो नहीं होगी जितनी क्लियर मेजोरिटी वाली होती, लेकिन असहज इतनी भी नहीं हो पाएगी कि नरेंद्र मोदी सरकार न चला पाए, क्योंकि वो दोनों से पहले डील कर चुके हैं और बहुत बेहतर ढंग से डील कर चुके हैं। वो टेम्परामेंट को समझते हैं, चाहे वो नायडू हो चाहे वो नीतीश कुमार। ठीक है दीपक जी, मैं आपके पास आऊंगा। राजीव रंजन जी, राजीव रंजन जी, आज ही आपकी पार्टी के नेता ने कहा कि समीक्षा होनी चाहिए अग्निवीर की, इसके अलावा यूसीसी है, इसके अलावा जातीय जनगणना है। ये तमाम मुद्दे, कुछ इश्यूज आपके कोर इश्यूज हैं लेकिन बीजेपी से मेल नहीं खाते। तो कैसे ये बात आगे बढ़ेगी, कैसे ये बात आगे बनेगी, या समीक्षा होगी या समीक्षा की बातें होगी? देखिए, अभिज्ञान प्रकाश जी की बात से मैं सहमत हूं
एनडीए के स्थापना के बाद अटल जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। नेशनल एजेंडा ऑन गवर्नेंस एक ऐसी व्यवस्था तय हुई जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो भी हैं, जो भी घटक दल हैं, उनकी असहमति और सहमति को भी फैसले लेने में प्रमुखता दी जाए। और ये ठीक है, दीपक चौरसिया जी ने कहा कि 2 उसमें सेटल हो गए, 370 और राम मंदिर। तो राम मंदिर पर असहमति हमारी नहीं थी, हम ये चाहते थे न्यायपालिका के द्वारा फैसला हो और या सर्वानुमति से हो। तो कहीं ना कहीं एक न्यायिक फैसले से, लेकिन राजीव जी यूसीसी और अग्निवीर, और ये उस दौर में नहीं हुआ। देखिए, मैं जो कह रहा हूं, चूंकि आपका टाइम प्रेसियस है, मैं कम समय लूंगा, अपनी बात मैं कह दूं। जहां तक यूसीसी का सवाल है, हम लोगों ने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन को, उस समय भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये लिखा था जी कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको विश्वास में लिया जाए, लेकिन सैद्धांतिक तौर पे यूसीसी के खिलाफ हम अब नहीं हैं। ये अटल जी के दौर में जो बातें थी उससे कुछ हद तक हम लोग आगे आए। और जहां तक अग्निवीर का सवाल है, समीक्षा और विरोध ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अग्निवीर योजना को लेकर के एनडीए को कई राज्यों में नुकसान हुआ है और निसंदेह नुकसान उन राज्यों में ज्यादा हुआ जहां सेना में भर्ती के लिए नौजवान ज्यादा, बिल्कुल, यानी समीक्षा होनी चाहिए। राजीव जी, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, आप बड़े अच्छे तरह से अपनी बात रख रहे थे, लेकिन आपकी बात आगे इसलिए रोक रहा हूं, वक्त कम है। जल्दी से मैं नाहिद लारी खान आपके पास आऊंगा। नाहिद लारी खान, बताइए, आप बड़ी देर से आप कुछ कहना चाह रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि सीधे तौर पर देखिए, अभी राजीव जी कह रहे थे कि कोई दिक्कत नहीं है, हम सरकार चलाएंगे, समीक्षा होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए, लेकिन आप लोग हैं कि सवाल उठा रहे हैं, अभी सरकार ने शपथ तक नहीं ली। रोहित जी, अभी आपने दिखाया कि जातिगत जनगणना के प्रति बीजेपी न्यूट्रल है, जबकि ऐसी बात नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की केंद्र सरकार में हलफनामा देकर स्पष्ट कह दिया था कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से तो ऊपर कुछ नहीं है। और ये तब बीजेपी की केंद्र सरकार ने हलफनामा दिया था माननीय सुप्रीम कोर्ट में, जब बिहार में जातिगत जनगणना का प्रस्ताव पास हुआ था और बिहार का पूरी सारी पार्टीज ने बीजेपी की केंद्र सरकार से समर्थन मांगा था, समर्थन भी नहीं दिया। तो उसके बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर स्पष्ट कहा था हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। ये ऑन रिकॉर्ड बात है, मेरी बात नहीं है। और माननीय नीतीश जी ने अनेकों बार कहा था कि वो बीजेपी सच पिछड़ा। ठीक है, नाहिद लारी खान, मैं आपको भी रोक रहा हूं, बड़ी माफी के साथ, वक्त कम है मुझे। अलका जी, आपको क्यों लग रहा है कि ये बेमेल है, ये नहीं चल पाएंगे, जबकि राजीव जी दावा कर रहे हैं सहयोगी दल है। रोहित जी, आप हमें कहने क्या जल्दी है? जेडीयू के नेता से पूछिए, अभी तो शपथ भी नहीं हुई, अग्निपथ भर्ती के खिलाफ खड़े हो गए। और 7 घंटे मीटिंग चली ना, प्रधानमंत्री जी चल के नड्डा जी के घर गए, 7.5 घंटे मीटिंग चली। कितनी देर की फ्लाइट है, नागपुर दिल्ली की या भोपाल दिल्ली की? आ सकते थे ना। बात ये थी कि इंतजार किया जाता। 7.5 घंटे में भाजपा के जो नेता दिल्ली अभी तक 2 दिन पूरे हो गए नहीं पहुंच रहे, 7.5 घंटे इंतजार किया तब भी नहीं पहुंचे। आग अंदर लगी हुई है और हम बाहर धुआं देख रहे हैं। ठीक है अलका जी, अब मैं आखिर में प्रेम शुक्ला साहब आपके पास आऊंगा। प्रेम जी, क्या कहना है आपका? आपने तमाम हमारा जो पैनल था सबकी बातें सुनी, लेकिन ये सवाल पूरे देश में है कि जैसे पहले आप बड़े फैसले लेते थे, बड़े और कड़े फैसलों का जिक्र आप लोग करते थे, अब वो थोड़ा मुश्किल जरूर होगा। क्या कहना आपका? रोहित जी, सबसे पहले मैं आदरणीय अभिज्ञान जी ने जो मुझे विशिष्ट ज्ञान दिया कि इस देश में जातियां हकीकत हैं, तो सर मजहब भी हकीकत है और एक कौम विशेष का जो मजहबी सांप्रदायिकता वो भी हकीकत है। इस देश को मजहब के आधार पर बांटा गया, ये भी हकीकत है। और चुनाव परिणाम आने के बाद मजहब विशेष के लोगों ने उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में धर्म विशेष के लोगों पर हमला भी किया, ये भी हकीकत है। और मजहब विशेष के लोगों ने रमजान का महीना ढूंढ कर बम कांड किए, ये भी हकीकत है। वोट जिहाद हुआ, ये भी हकीकत है। और इस देश में जो है मजहबी लोग जो है जो है आरक्षण का अधिकार छीनना चाहते हैं, ये भी हकीकत है। रोहित जी, मजहब विशेष के लोगों के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है वो इस देश के ओबीसी, एससी और एसटी उनके आरक्षण का अधिकार जो है वो छीनना चाहती है, ये भी हकीकत है। और ये भी हकीकत है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये कहा गया
कि बहुसंख्यकवाद का हम विरोध करेंगे, यानी मुस्लिम लीग ने जो 1937 प्रेम जी, मैं माफी के साथ रोक रहा हूं, वक्त सर खत्म हो गया, वक्त खत्म। बड़े संक्षेप में अब क्या बिल्कुल क्विक 10 सेकंड में रिस्पॉन्ड करना चाहता हूं। जो ये बातें कर रहे हैं ना, टीडीपी के नेता भी इनके साथ है, चंद्रबाबू नायडू, जो कमिटेड है मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर। तो ये कॉन्ट्रडिक्शंस की बात ये अपने पास रखे। ठीक है, अभिज्ञान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अलका जी आपका भी शुक्रिया, दीपक जी आपका शुक्रिया, राजीव जी आपका भी, और नाहिद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अब समीक्षा भी होगी और परीक्षा भी होगी एनडीए की। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।